लेक्चर 8 इसमें हम लोग स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली स्प्रिंग होती क्या है, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन सीरीज में और पैरेलल में, और फिर कटिंग ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस लेक्चर का पार्ट हैं। तो स्प्रिंग आपने ऑलरेडी शायद देखा होगा कहीं ना कहीं, या तो पेन के किसी किसी पेन में लगा होता है स्प्रिंग, या आपने बाइक में देखा होगा, या और भी डिफरेंट जगह पे आपने स्प्रिंग ऑलरेडी देखा होगा कॉइल फॉर्म में जो देखते हो। जरूरी नहीं कि स्प्रिंग कॉइल फॉर्म में ही हो, स्प्रिंग कई टाइप से भी हो सकता है। बट बेसिकली स्प्रिंग का काम ये है कि स्प्रिंग जो है अगर आप उसको कंप्रेस करते हो बाहर फेंकता है, वो बाहर की तरफ फोर्स लगाता है, और जब उसको खींचते हो तो अंदर की तरफ फोर्स लगाता है। तो बेसिकली वो रेजिस्ट करता है जो भी आप उसके लेंथ में चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी है मैंने। स्प्रिंग रेजिस्ट द चेंज इन इट्स लेंथ। ठीक है, रेजिस्ट द चेंज इन इट्स लेंथ। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि सपोज करिए, या फिगर यहाँ मैंने बनाई हुई है, ये जो फर्स्ट में देख रहे हैं आप, ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में। नेचुरल लेंथ का मतलब जब उसमें कोई एक्सटेंशन या कंप्रेशन नहीं है, नो एक्सटेंशन और नो कंप्रेशन। ठीक है, जब स्प्रिंग में कोई भी एक्सटेंशन या तो कोई बिल्कुल खींचा भी नहीं है और बिल्कुल दबी हुई भी नहीं है, तो जो लेंथ होती है उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लेंथ। मतलब उसकी नेचुरल लेंथ है, ये नेचुरल स्टेट है। ठीक है, अगर आप इसको इस नेचुरल लेंथ से x1 डिस्टेंस खींचोगे तो इसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, मतलब हमने खींच दिया इसे, एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग। अब जैसा कि ऊपर डेफिनेशन में लिखा है, स्प्रिंग रेजिस्ट द चेंज इन इट्स लेंथ। तो जब आप इसको एक्सटेंड करोगे तो स्प्रिंग क्या करेगी, वापस अपने तरफ आने की कोशिश करती है और एक फोर्स लगाती है जिसको हम लोग स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। अभी हम लोग उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो जब आप इसको खींचोगे तो अब ये नेचुरल लेंथ पे कैसे आएगी, नेचुरल लेंथ पे अंदर की तरफ एक फोर्स लगा के आएगी। ठीक है, Fs, ये अपने नेचुरल लेंथ पे वापस आना चाहती है। तो ये था सेकेंड स्टेट। थर्ड स्टेट क्या होगा कि आप स्प्रिंग को कंप्रेस कर दो किसी गिवन लेंथ से। जब इसको कंप्रेस करोगे आप तो इसको बोलते हैं एक कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, मतलब हमने स्प्रिंग को दबा दिया, उसके नेचुरल लेंथ से थोड़ा सा उसको कंप्रेस कर दिया, कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। अच्छा, अब अगेन ये वाली लाइन होल्ड करेगी यहाँ पे भी कि स्प्रिंग रेजिस्ट द चेंज इन इट्स लेंथ। इसका कहने का मतलब है कि जब आपने इसको दबा दिया, अब ये वापस अपने नेचुरल लेंथ पे आने की कोशिश करेगी। तो नेचुरल लेंथ पे आने के लिए इसको अब फोर्स का डायरेक्शन इधर रखना होगा स्प्रिंग को। तो स्प्रिंग फोर्स कुछ इस तरह लगाता है कि ये जिस किसी भी स्टेट में है उससे ये नेचुरल स्टेट में आने वापस आ जाए। ठीक है, अगर खींचा हुआ है तो अंदर की तरफ फोर्स लगा के नेचुरल लेंथ पे आएगी, और अगर दबी हुई है तो बाहर की तरफ नेचुरल फोर्स लगा के नेचुरल लेंथ की तरफ आने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो ये होता है स्प्रिंग एंड स्प्रिंग फोर्स। अच्छा, तो इस एक चीज मैं इसमें बताना, आप नोट कर लीजिए, जो ये Fs लगाती है ये अपने दोनों एंड्स पे लगाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस वाले एंड पे नहीं लगा रही होगी, इस वाले एंड पे भी लगा रही होगी, बट क्योंकि ये फिक्स है तो ये मूव नहीं कर रहा है, तो Fs यहाँ पर भी लग रहा है। ठीक है, Fs यहाँ पर भी लग रहा है। ठीक है, आप ऐसे समझो कि जब इसको आप एक्सटेंड कर रहे हो तो दोनों एंड्स को ये वापस खींचने की कोशिश करती है एक्सटेंशन वाले स्टेट में, और जब कंप्रेस किए हुए तो दोनों एंड्स को बाहर की तरफ फेंकती है। तो Fs का डायरेक्शन कुछ इस तरह लगता है दोनों केस में। ठीक है, इसमें दोनों एंड को अंदर की तरफ खींच रही है और इस केस में दोनों एंड को बाहर की तरफ फेंक रही है। मैंने लिखा है स्प्रिंग कैन बी कंप्रेस्ड एंड एक्सटेंडेड। स्ट्रिंग के केस में ऐसा नहीं था, स्ट्रिंग को आप इनएक्सटेंसिबल बोल रहे थे और कंप्रेस तो नहीं कर सकते थे उसे। ठीक है, उस फिर तो स्लैप हो जाती, फिर तो टेंशन ही जीरो हो जाता उसमें। तो स्प्रिंग को आप कंप्रेस भी कर सकते हैं और एक्सटेंड भी कर सकते हैं, अनलाइक स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये था हमारा स्प्रिंग की डेफिनेशन।
अब होता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है। अच्छा भाई, तो स्प्रिंग कांस्टेंट समझने के लिए स्प्रिंग फोर्स पहले समझ में आना चाहिए। तो स्प्रिंग कांस्टेंट K होता है स्प्रिंग फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन। अब ये लिखने को तो लिख गया पर समझ में कुछ भी नहीं आया। अब इसके लिए स्प्रिंग फोर्स समझ में आना चाहिए। क्या होता है जब कोई स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ L में है, अब इसको किसी ने x यूनिट एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, x यूनिट एक्सटेंड कर दिया, तो स्प्रिंग क्या करेगी, नेचुरल लेंथ पे आने के लिए एक फोर्स लगाएगी अंदर की तरफ Fs, इधर से भी और इस पॉइंट पे भी Fs लगाएगी। तो ये जो Fs होता है ये कुछ नहीं बल्कि kx के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। मतलब ये जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन होगा, ठीक है। तो यहाँ से k आ जाता है हमारा Fs अपॉन x, मतलब कि स्प्रिंग फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन को ही हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट K बोलते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ ये समझिए, अभी आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं स्प्रिंग फोर्स के बारे में। पर K जो होता है आपका, इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर में। और K किस पे डिपेंड करेगा, पहले तो मटेरियल पर डिपेंड करेगा, और ये डिपेंड करेगा स्प्रिंग के ज्योमेट्री पे, कितने कॉइल्स हैं और किस टाइप से लेआउट है इसका, ठीक है। दो चीज़ पे आपका K डिपेंड करता है। बट अभी के लिए समझिए कि स्प्रिंग फोर्स पर यूनिट एक्सटेंशन होता है। स्प्रिंग फोर्स आपका Fs जो है K टाइम्स x होता है, ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो जो ये बीच का कांस्टेंट आता है उसको हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अब जब एक स्प्रिंग कांस्टेंट का हल्का सा इंट्रोडक्शन हो गया, तब हम लोग अब स्प्रिंग फोर्स की बात करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग है टेंशन डेवलप्ड इन अ स्प्रिंग, इसी को हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। जो स्ट्रिंग में फोर्स होता था उसे स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होता था, सिमिलरली स्प्रिंग में भी टेंशन डेवलप होता है और इसी को स्प्रिंग फोर्स बोला जाता है, ठीक है। तो कहानी ये है कि ये एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, ठीक है, और ये अभी नेचुरल लेंथ में है, फिगर 1 में। फिर किसी ने इसको x यूनिट एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंडेड स्टेट, ठीक है। आपने इसको स्प्रिंग इन एक्सटेंशन लिखा हुआ है, x यूनिट आगे खींच दिया। अब स्प्रिंग क्या करेगी, वापस अपने नेचुरल लेंथ पे आने की कोशिश करेगी। कैसे, एक इस वाले एंड को खींचेगी Fs फोर्स से और इस वाले एंड को भी खींचेगी Fs फोर्स से। तो जो ये Fs होगा वो होगा K टाइम्स x, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड K टाइम्स x होगा, मतलब इस यूनिट को, इस पॉइंट को Fs से खींचेगी ये, ठीक है। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्योंकि यहाँ से x आपका इधर की तरफ है, ठीक है, ये वेक्टर x है, तो Fs वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा माइनस kx। क्यों, क्योंकि x नॉट का वेक्टर इधर है और Fs का डायरेक्शन अपोजिट है x के, ठीक है। x का डायरेक्शन ये है x और Fs का डायरेक्शन ये है, ठीक है। डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से आप लोग माइनस साइन लगाएंगे। इसका मतलब यही होता है कि इसी से लेंथ नेगेटिव साइन से पता चलता है कि स्प्रिंग रेजिस्ट कर रही है अपने एक्सटेंशन को, ठीक है। इसी को अपोजिट केस ले लीजिए जब इसको कंप्रेस किया है, ठीक है। कंप्रेस वाले स्टेट में देख लीजिए, ये नेचुरल लेंथ L में है, नेचुरल लेंथ, अगेन स्प्रिंग कांस्टेंट K दिया है आपको, ये हमेशा दिया रहेगा। आपने इसको x यूनिट कंप्रेस कर दिया, तो x को अगर वेक्टर बनाओगे आप तो ये बनेगा, ठीक है।
ये x का वेक्टर हो गया। अब Fs बाहर की तरफ लगेगा इस पॉइंट पे और बाहर की तरफ लगेगा इस पॉइंट पे, ठीक है। तो Fs की वैल्यू हो जाएगी मैग्नीट्यूड वाइज kx। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, क्योंकि Fs का डायरेक्शन इधर है तो ये हो जाएगा माइनस के टाइम्स एक्स। क्यों माइनस लगा है, क्योंकि x आपका इस तरफ है और Fs आपका इस तरफ है, ठीक है। तो Fs आपका देख सकते हो x के ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे भी एक माइनस साइन लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि दोनों में हमारा माइनस आ रहा है और दोनों में मैग्नीट्यूड सेम है, तो एक जनरलाइज इक्वेशन बनती है हमारी Fs की माइनस के एक्स, ठीक है। Fs इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये हमारा बेसिक स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा। दिस इज योर स्प्रिंग फोर्स, या इसको स्प्रिंग टेंशन भी बोलते हैं। जितना यूनिट एक्सटेंशन होगा या जितना यूनिट कंप्रेशन होगा उससे k को मल्टीप्लाई कर देना है और वही आपका स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा। डायरेक्शन अगर एक्सटेंशन है तो पीछे की तरफ और अगर कंप्रेशन है तो बाहर की तरफ, ठीक है। अब ये छोटा सा एप्लीकेशन देखते हैं इसका कि फोर्स लगता कैसे है। ये आपको स्प्रिंग दी हुई है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, फिर उससे एक स्ट्रिंग अटैच है, BC एक स्ट्रिंग है, ठीक है। और इस स्ट्रिंग को F4 से ये बंदा खींच रहा है। तो आपको बताना है कि सब जगह क्या टेंशन डेवलप हुआ है, स्प्रिंग टेंशन और स्ट्रिंग टेंशन, ठीक है। तो सबसे पहले जो C पॉइंट है स्ट्रिंग का, उसे पर्सन क्या कर रहा है, F4 से खींच रहा है। अब इसके कारणवश इस स्ट्रिंग में एक टेंशन T डेवलप होता है, ठीक है। आपको पता है स्ट्रिंग में ये सब मासलेस और अच्छा सारी चीज़ें मासलेस आपकी दी हुई हैं, स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग आपका मासलेस है, ठीक है। अभी अपने सिलेबस में जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रिंग या स्प्रिंग सब मासलेस हैं, ठीक है। और स्ट्रिंग आपकी इनएक्सटेंसिबल है, मतलब इसकी लेंथ नहीं चेंज हो सकती, ठीक। तो अगर आप C पॉइंट की FBD बनाओ, C पॉइंट की, ये भी एक मासलेस पॉइंट है, तो इस पे इधर F लग रहा है और इधर T लग रहा है। अब चूंकि ये मासलेस है तो T इज इक्वल टू F हो जाएगा, मतलब स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप हुआ दैट इज इक्वल टू T, ठीक है, दैट इज इक्वल टू F, सॉरी। फिर आप स्ट्रिंग का जो ये वाला एंड है इसकी FBD बनाओ। अच्छा, इस पे क्या क्या फोर्स लगेगा, एक तो ये स्ट्रिंग का टेंशन T लग रहा होगा, और क्योंकि ये स्प्रिंग कुछ एक्सटेंड हुई होगी x लेंथ से, सपोज करो ये इसका नेचुरल लेंथ था, एक्सटेंशन ये था, राइट, ये F4 से खींच रहा है तो एक्सटेंड हुई होगी, तो इस पे एक स्प्रिंग क्या फोर्स लगा रही होगी, Fs का, ठीक है। तो B पॉइंट की जब FBD बनाओगे आप तो इधर तो T लगेगा और इधर लगेगा Fs, ये भी मासलेस है, तो आप फिर से कह सकते हो Fs इज इक्वल टू T, और T की वैल्यू कितनी थी, F, तो हो जाएगा Fs की वैल्यू T इज इक्वल टू F। मतलब सेम फोर्स जो आपने इस एंड पे अप्लाई किया था वही स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप हुआ और वही स्प्रिंग फोर्स भी डेवलप हुआ, ठीक है। तो जब मासलेस स्ट्रिंग और स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन होता है तो जो एक एंड पे आप फोर्स लगाते हो वही थ्रू आउट उसमें ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है, वही थ्रू आउट उसमें ट्रांसमिट होगी। फिर से देख लीजिए एक बार, आपने पहले C पॉइंट की FBD बनाई, C पॉइंट पे एक फोर्स आप F डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हो राइट साइड में, और जो स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप हुआ है T, ठीक है। क्योंकि C पॉइंट मासलेस है तो नेट फोर्स इस पे जीरो होगा, नेट फोर्स जीरो होगा तो T और F बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो एक हमारा ये बन गया कि स्ट्रिंग में जो टेंशन आया दैट इज F। फिर हमने जो स्प्रिंग का एंड था B, उसकी FBD बनाई।
B खिंचा हुआ है अपने नेचुरल लेंथ से x यूनिट, ठीक है। तो इस पे पीछे की तरफ स्प्रिंग ने एक Fs फोर्स लगाया है और स्ट्रिंग का टेंशन T लग ही रहा है। B पॉइंट भी मासलेस है, तो B की FBD में फोर्स बैलेंस करने पे Fs की वैल्यू T के बराबर आ जाती है। T हमने पिछले इक्वेशन से देखा कि F के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि Fs की वैल्यू T के बराबर है, जो कि F के बराबर है। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बन जाती है कि फोर्स इज ट्रांसमिटेड equally throughout spring and string, ठीक है। इसी का एक अगला वेरिएशन ये भी देख लेते हैं। अब इसमें यहाँ तक तो सेम है, अब इधर भी एक स्ट्रिंग लगा दी है, ए के पीछे भी एक स्ट्रिंग लगा दी है, तो सेम ही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगाओ। आप इसको एंड को सी पॉइंट को F4 से खींच रहे हो, ठीक है। इसमें टेंशन डेवलप होगा T का, फिर इसमें Fs डेवलप होगा। मान लिया इसमें एक्सटेंशन x का है और k इसकी नेचुरल लेंथ सॉरी स्प्रिंग कांस्टेंट है और x का एक्सटेंशन है इसमें, तो इस पॉइंट को ये Fs से खींचेगा, A पॉइंट को भी Fs से खींचेगा, राइट। दोनों एंड को वापस नेचुरल लेंथ की तरफ ले जाना चाहेगा और इस वाले स्ट्रिंग में भी टेंशन डेवलप होगा। इसको हम लोग T1 बोल देते हैं, इसको Fs बोल रहे हैं और इसको T2 बोल देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले B पॉइंट की FBD बनाते हैं। B पॉइंट पे एक फोर्स मैन लगा रहा है F का और दूसरा इसमें टेंशन डेवलप हुआ स्ट्रिंग में, दैट इज T1। अब ये मासलेस है, तो T1 की वैल्यू तो F आ गई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। फिर हमने बनाया, सॉरी दिस इज C पॉइंट नॉट B, ठीक है। इसके बाद B बनेगा अब। फिर हमने B पॉइंट की FBD बनाई, तो इधर की वैल्यू T1 है और इधर की वैल्यू Fs है, जो स्प्रिंग फोर्स है। ये भी मासलेस है, ठीक है। तो Fs की वैल्यू T1 आ गई, ठीक। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। फिर हम चले आते हैं अब A पॉइंट पे। इस पे इधर की तरफ Fs लग रहा है स्प्रिंग फोर्स और इधर की तरफ लग रहा है T2 टेंशन, ठीक है। ये भी मासलेस है, मासलेस है तो इस पे भी फोर्स बैलेंस करने पे T2 की वैल्यू Fs आ गई। तो ये थर्ड इक्वेशन बन गई। ऑल इन ऑल आपने देखा कि T2 इज इक्वल टू Fs इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू F, मतलब कि जो फोर्स आपने एक एंड पे लगाया था वही थ्रू आउट टेंशन के फॉर्म में ट्रांसमिट हो गया, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसको टेक अवे, व्हेन अ फोर्स F is applied to any सीरीज, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन है ये स्ट्रिंग और स्प्रिंग का। सीरीज का मतलब एक के बाद एक लगना, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग सेम टेंशन is transmitted throughout the combination, मतलब सेम टेंशन थ्रू आउट द कॉम्बिनेशन ट्रांसमिट होता है, थ्रू आउट द कॉम्बिनेशन। और उस टेंशन की वैल्यू होती है फोर्स अप्लाइड, ठीक है, जितना फोर्स आप अप्लाई करते हो, ठीक है। इस केस में हम F अप्लाई कर रहे थे तो वही F एज अ इन फॉर्म ऑफ टेंशन ट्रांसमिट हो जाएगा। स्प्रिंग का टेंशन और स्ट्रिंग का टेंशन दोनों की वैल्यू F के बराबर आ जाएगी, ये है इसका मतलब,
ठीक है। अब हमने देख लिया कि स्प्रिंग फोर्स कैसे होता है, कैसे लगता है। अब समझते हैं कि दो चीजें हैं, स्प्रिंग का सीरीज में कॉम्बिनेशन और स्प्रिंग का पैरेलल में कॉम्बिनेशन। देखो, सीरीज में कॉम्बिनेशन का मतलब है एक के बाद एक स्प्रिंग को लगा देना, ठीक है, एक के बाद एक, जैसा इस फिगर में आप देख सकते हैं, अटैच कर देना। तो कहा गया कि दो स्प्रिंग्स थी, K1 एक का स्प्रिंग कांस्टेंट है, K2 एक का स्प्रिंग कांस्टेंट है, दोनों एक के बाद एक अटैच कर दी, फिर उससे हमने एक मास अटैच कर दिया, ठीक है। फिर इसको x का एक्सटेंशन दिया गया, मास को, ठीक है, मास को टोटल x यूनिट का एक्सटेंशन दिया गया। तो आपको बताना होता है कि कितनी फोर्स लग रही है मास पे, और इक्विवेलेंट अगर इसको रिप्लेस करना चाहें हम एक स्प्रिंग से, ठीक है, एक स्प्रिंग से के इक्विवेलेंट रिप्लेस करना चाहें तो क्या होगी इसका, ठीक है। दो स्प्रिंग को अगर हम एक स्प्रिंग के इक्विवेलेंट से रिप्लेस करेंगे तो उसकी वैल्यू के इक्विवेलेंट क्या होगी, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो इसको करने का तरीका ये है कि आप मान लीजिए कि पहले में एक्सटेंशन x1 हो रहा था और दूसरे में एक्सटेंशन x2 हो रहा है, दूसरे स्प्रिंग में ओवरऑल टोटल एक्सटेंशन x है मास का, ठीक है। तो आप देखो ये सीरीज में लगी हैं, अगर लेफ्ट वाली स्प्रिंग x1 खींची और राइट वाली x2 खींच जाएगी तो टोटल एक्सटेंशन x1 प्लस x2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आप पहले लिख ही सकते हो, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। अब इसका, ठीक है, के इक्वलेंट टाइम्स x, ठीक, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। दूसरी, अब मैं स्प्रिंग फोर्स लिख लूंगा, कैसे लिखूंगा मैं, ये मेरी K2 वाली है, ये मेरी K1 वाली है। तो देखिए मास पे कौन सा फोर्स लगेगा, मास से कौन सी स्प्रिंग अटैच है, सिर्फ K2 अटैच है, राइट, मास से डायरेक्टली K2 अटैच है। तो मास पे इस वाले एंड पे K2 टाइम्स x2 लगेगा, क्योंकि इसका एक्सटेंशन x2 है। भाई इस वाले पॉइंट को यहाँ पे जहाँ मास अटैच है इस पे Fs फोर्स ही तो लगेगा, Fs2 बोल लो जो आप, क्योंकि ये पॉइंट स्प्रिंग 2 से अटैच है। तो Fs2 की वैल्यू हो जाएगी K2 x2, क्योंकि इस स्ट्रिंग में एक्सटेंशन x2 है, इस स्ट्रिंग में एक्सटेंशन x1 है, ठीक है। तो K2 x2 का फोर्स इधर की तरफ लगेगा इस पे, ठीक। अब आते हैं इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे ये वाली स्ट्रिंग एक्सटेंडेड है तो ये खींचेगी अपनी तरफ Fs2 से, और ये वाली स्ट्रिंग एक्सटेंडेड है तो ये अपनी तरफ खींचेगी Fs1 से। Fs1 की वैल्यू होगी K1 x1, Fs2 की वैल्यू होगी K2 x2, ठीक है। ये पॉइंट कुछ A मान लो आप, तो A की FBD अगर बनाओ आप तो राइट वाली स्प्रिंग इस पे फोर्स लगाएगी K2 x2 का, और लेफ्ट वाली स्प्रिंग लगाएगी फोर्स K1 x1 का, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट तो आपका मासलेस माना हुआ है आपने सब चीज़ें, ठीक है। तो इस पे फोर्स बैलेंस करके आप लिख सकते हैं K1 x1 इज इक्वल टू K2 x2, ठीक है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब एक दूसरे को इसमें पुट कर दीजिए, पुट करने पे आपको क्या मिलेगा, चलो मैं x2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ये हो जाएगी K1 x1 अपॉन K2। अब ये चीज़ इसमें पुट कर दो आप, तो x1 प्लस K1 x1 अपॉन K2 इज इक्वल टू x आ गया, ठीक है।
तो मैं x1 के लिए सॉल्व अगर करूँगा इसमें तो 1 प्लस k1 अपॉन k2 इज इक्वल टू x आ गया, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, k2x या x की वैल्यू अगर मैं निकालूं x1 इज इक्वल टू k2x अपॉन k1 प्लस k2, ठीक है। ये मेरा x1 हो गया। अब ये x1 मैं पुट कर दूंगा फर्स्ट इक्वेशन में, ये मेरी थर्ड इक्वेशन हो गई। पुट थर्ड इन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x1 प्लस x2 की वैल्यू x, इसको इसमें डाल दीजिए तो हो जाएगा k2x अपॉन k1 प्लस k2। ये मैंने x1 की वैल्यू डाल दी और यहाँ x2 लिखा है, इसकी वैल्यू हो जाएगी x। तो जब आप यहाँ से x2 निकालोगे तो डेट विल बी k1x अपॉन k1 प्लस k2। ये मेरा x1 निकला, ये मेरा x2 निकला, ठीक है। अब वापस आते हैं ध्यान से, ये तो हमारा x1 x2 आ गया x के फॉर्म में, ठीक है। टोटल एक्सटेंशन के फॉर्म में x1 एंड x2 आ गया, मतलब पहले स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन होगा और दूसरे स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन होगा। हमें ये क्वेश्चन में पूछा है कि के इक्विवेलेंट बताइए सच दैट कि ओवरऑल उसमें एक्सटेंशन x का है और इसको के इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दें। अच्छा भाई, तो ध्यान से देखो, मैं फिर से बना रहा हूँ मास को। एक स्प्रिंग यहाँ थी, देन दूसरी स्प्रिंग थी एंड देन मास अटैच था, ठीक है। मास पे जो फोर्स लगा रही थी ये स्प्रिंग वो थी Fs2 एंड दैट इज K2x2। अब जब इक्विवेलेंट से रिप्लेस करोगे, ये K1x1 बोल लो, इसे K2x2 बोल लो, ठीक है। मतलब K1 इसका स्प्रिंग कांस्टेंट और x1 इसका एक्सटेंशन, सिमिलरली K2 इसका स्प्रिंग कांस्टेंट और x2 इसका एक्सटेंशन। अब आपने इसको K इक्विवेलेंट कॉमा x बोल दिया, तो इस मास पे क्या फोर्स लग रहा होगा, अब K इक्विवेलेंट टाइम्स x लग रहा होगा। फोर्स तो दोनों केस में इक्वल होना चाहिए, ठीक है। फोर्स तो दोनों केस में इक्वल होना चाहिए, तो आप लिखोगे K इक्विवेलेंट टाइम्स x इज इक्वल टू K2x2, ठीक है। और x2 की वैल्यू आपने यहाँ निकाली हुई है, सो K इक्विवेलेंट टाइम्स x की वैल्यू हो जाएगी K2 K1 x अपॉन K1 प्लस K2। x x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से K इक्विवेलेंट आ जाएगा K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ये आपका K इक्विवेलेंट आ जाता है। इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में अगर लिखोगे आप, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्पेस कम है। K इक्विवेलेंट आएगा आपका K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो अगर आप 1 अपॉन K इक्विवेलेंट लिखोगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, ठीक है। ये होता है जनरल फॉर्मूला, ठीक है, स्प्रिंग इन सीरीज का। तो अगर मैं ऊपर जाकर इस फॉर्मूले को लिख दूं तो 1 अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन, मान लो n स्प्रिंग आपको सीरीज में लगा दी तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3 डैश 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 जितनी लगी हो, ठीक है। ये होता है सीरीज का फॉर्मूला स्प्रिंग के। 1 अपॉन K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3, या n तक लगी हैं तो प्लस प्लस करते 1 अपॉन Kn आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। n सीरीज इन n स्प्रिंग इन सीरीज, इसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। डेरिवेशन आपका यही है, फोर्स बैलेंस है, ठीक है।
अब दूसरी चीज है स्प्रिंग इन पैरेलल। ये फेयरली सिंपल है। इसमें दो स्प्रिंग्स हैं, ऊपर वाले को K1 बोल दो कांस्टेंट, नीचे वाले का K2। इस केस में तो आप देख के ही बता सकते हो कि दोनों में सेम एक्सटेंशन होगा। ठीक है, तो अगर दोनों पे सेम एक्सटेंशन होगा तो मास पे फोर्स क्या लग रहा होगा, उस ऊपर वाली स्प्रिंग लगाएगी K1x और नीचे वाली स्प्रिंग लगाएगी K2x। ठीक है, तो नेट फोर्स ऑन मास m इज इक्वल टू K1x प्लस K2x इज इक्वल टू K1 प्लस K2x। अब मैंने इसको रिप्लेस कर दिया K इक्विवेलेंट से। K इक्विवेलेंट, अच्छा टोटल एक्सटेंशन कितना था, टोटल एक्सटेंशन कितना था इस केस में, x के बराबर ही था जो दोनों में सेम था, तो इसमें भी x ही होगा। ठीक है, टोटल एक्सटेंशन x है, जैसे पिछले केस में टोटल एक्सटेंशन था x1 प्लस x2, इस केस में x ही है, दोनों में x, इसमें भी x इसमें भी x, और टोटली m का एक्सटेंशन x होगा। तो जब k इक्विवेलेंट लगाओगे तो यहाँ भी x होगा, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, अब k इक्विवेलेंट के टर्म्स में फोर्स लगेगा k इक्विवेलेंट टाइम्स x। ठीक है, अब फोर्स बैलेंस कर दीजिए वापस से, सो k इक्विवेलेंट टाइम्स x इज इक्वल टू K1 प्लस K2x। x गेट्स कैंसिल्ड, k इक्विवेलेंट आ जाएगा K1 प्लस K2। तो पैरेलल के केस में आपको क्या करना है, जनरलाइज्ड फॉर्मूला ये बनेगा k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 डैश डैश Kn तक। ठीक है, सीरीज में क्या था फॉर्मूला, सीरीज का फॉर्मूला क्या था, फिर से रिकॉल करिए। 1/k इक्विवेलेंट को हमने बोला था 1/K1 प्लस 1/K2 डैश 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 1/Kn तक। सीरीज में टोटल एक्सटेंशन क्या था, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। ठीक है, यहाँ पर x क्या है अपना, वो x के बराबर ही है, सब बराबर है यहाँ पे। ठीक है, सीरीज वाले केस में। ठीक है, और सीरीज वाले केस में हमने क्या निकाला था, x1 की वैल्यू भी निकाली थी, वो कितनी आई थी, x के फॉर्म में K2x अपॉन K1 प्लस K2, और x2 की वैल्यू आई थी K1x अपॉन K1 प्लस K2। ये था हमारा सीरीज का फॉर्मूला। ठीक है, और ये हमारा पैरेलल का फॉर्मूला है, स्प्रिंग इन पैरेलल। ठीक है, तो k इक्विवेलेंट आपका सारे k को जोड़ दीजिए सिंपली, और एक्सटेंशन आपका सारे स्प्रिंग में सेम होगा। सीरीज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसमें रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला लगता है, और उसमें एक्सटेंशन आपका ऐड हो जाएगा दोनों स्प्रिंग का सॉरी। ठीक है, इंडिविजुअली अगर एक्सटेंशन निकालना होगा उसमें तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, इसमें इंडिविजुअली इक्वल होगा। ठीक है, तो ये था आपका स्प्रिंग इन सीरीज एज वेल एज इन पैरेलल। ठीक है, थोड़ा सा धीरे से समझने की कोशिश करना, इसे एक बार फिर से पूरा डिराइव करके प्रैक्टिस करना, देन आपको चीजें अपने आप समझ आ जाएंगी। अब देख लेते हैं इंट्रोडक्शन स्प्रिंग मास सिस्टम का। ठीक है, एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। ठीक है, अपने पहले इनिशियली नेचुरल लेंथ पे थी, मासलेस है, सब मासलेस स्प्रिंग है। ये आपको दिया हुआ होगा हर जगह, मान लीजिए, आप नहीं दिया है तो मान लो आप। फिर इनिशियली जब ये अपने नेचुरल लेंथ पे ऐसे लटकी हुई थी, सडनली इस पे एक मास लगा दिया गया। जब मास लगाया गया तो ये एक्सटेंड हो गई कुछ x यूनिट। ठीक है, जब x यूनिट एक्सटेंड हो गई तो अब इसमें कितना फोर्स लगाना शुरू कर दिया होगा मास पे, Fs का, एंड दैट इज k टाइम्स x। ठीक है, तो अगर आप मास की FBD बनाओ
तो इस पर नीचे की तरफ mg लग रहा है और ऊपर की तरफ kx का फोर्स लग रहा है। मास आपका इस पोजीशन पे आके रुक जाता है रेस्ट के केस में, ठीक है। तो अगर मास रेस्ट के केस में है तो इस पे फोर्स बैलेंस क्या होगा, kx इज इक्वल टू एम जी। x की वैल्यू हो जाएगी mg अपॉन k। ये था आपका एक्सटेंशन इन स्प्रिंग, ठीक है। क्या करोगे आप, मास पे FBD बनाओगे, मास पे सारे फोर्सेस दिखा लो। नीचे वाला फोर्स उसका वेट होगा mg, ऊपर वाला फोर्स होगा Fs मतलब स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, kx। इसी का दूसरा वेरिएशन देख लेते हैं। अब इंक्लाइंड सरफेस पे ऐसे रखा हुआ है एक स्प्रिंग और उससे एक मास अटैच है, ठीक है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आपको k दिया हुआ है। तो क्या होगा, इसमें एक्सटेंशन होगा x यूनिट का इस तरफ। तो जब आप मास की FBD बनाओगे तो स्प्रिंग क्या करेगी, इसको अपने तरफ खींचेगी Fs फोर्स से, ठीक है। एक नॉर्मल यहाँ लग रहा होगा और इसका mg लग रहा होगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो अगर मैं इसको वापस से FBD फॉर्म में बनाऊं तो आपका ये वाला फोर्स कितना होता है, mg साइन थीटा। इधर क्या लग रहा है, kx, इधर लग रहा है नॉर्मल और इधर लगेगा mg कॉस ऑफ थीटा। ये एंगल आपको पता ही है थीटा है, ठीक है। ये आपका mg का डायरेक्शन था और ये थीटा था, ठीक है। तो अब फोर्स बैलेंस करोगे इस पे, ये रेस्ट के पोजीशन में है, ये मास रेस्ट के पोजीशन में है। तो मेरी ये एक्सिस मैंने x ले ली और ये y ले ली। तो मेरा मास m इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। तो सबसे पहले मैं करूंगा समेशन Fx इज इक्वल टू 0। x के अलॉन्ग में फोर्स बैलेंस करूंगा तो आएगा मेरा mg साइन थीटा इज इक्वल टू kx। यहाँ से मेरा एक्सटेंशन इन स्प्रिंग आ जाएगा mg साइन थीटा अपॉन k, ठीक है। ये मेरा x का आंसर हो जाएगा। अब अगर आपसे नॉर्मल रिएक्शन भी पूछ रहा है क्वेश्चन में तो आप Fy भी 0 करके देख लो। तो वहाँ से आ जाएगा n इज इक्वल टू mg कॉस ऑफ थीटा। तो ये फेयरली सिंपल दो एग्जांपल्स थे। बेसिकली आपको इससे ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि किसी स्प्रिंग से अगर मास अटैच कर दिया जाए, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट अगर दिया हो तो कैसे उसके एक्सटेंशन निकलते हैं, कितना उसमें यूनिट एक्सटेंशन हुआ। कैसे करेंगे आप, मास की FBD बना के उसको फोर्स बैलेंस कर दीजिए, कितना स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है, कितना उसका वेट लग रहा है, दोनों इक्वेट कर दीजिए एंड देन आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसके अगले पार्ट में, जहाँ से हम लोग कटिंग ऑफ स्प्रिंग देखेंगे, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। चलो बाय।